Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 30, that is sound from science class 8th textbook. Okay, sound. इस चैप्टर में बेसिकली हम ध्वनि जो साउंड आवाज़ जो हम सुनते हैं, हम साउंड को कैसे सुनते हैं, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, साउंड कैसी एक साउंड दूसरी साउंड से लाउडर होती है। इस चैप्टर में हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम एज ए ह्यूमन बींग्स हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि साउंड का हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट है, विदाउट साउंड क्या हम अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे। क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे? पहली चीज़ कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, दूसरी चीज़ कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है। मान लीजिए सॉलिड मीडियम में साउंड कैसे ट्रैवल करती है, लिक्विड में कैसे करती है, गैशियस में कैसे करती है, ये सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे। हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हमें साउंड कैसे सुनाई देती है, हम ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। और कि एक साउंड दूसरी साउंड, मान लीजिए एक साउंड इतनी लाउडर है तो दूसरी साउंड इतनी लाउडर कैसे है, इस कंसेप्ट को बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आइए, सबसे पहला कंसेप्ट जो साउंड के बारे में गिवन है, दैट इज साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। ऑब्वियसली बिना साउंड के क्या आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं? नहीं। मैं बोल रही हूँ तो कोई आवाज़ है तभी आप ये चीज़ सुन पा रहे हैं, कोई आवाज़ से मैं बोल रही हूँ तभी आपको मेरी चीज़ वो समझ आ रही है। अगर मैं ऐसे कुछ ना बोलूँ तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बेसिकली साउंड का यही एक काम है कि हमें पता चलता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर मुंह में साउंड ही नहीं होगी, मुंह में आवाज़ ही नहीं होगी, तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ या मैं क्या आपसे बात करना चाह रही हूँ, मैं कौन सी बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ। तो साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। How it helps us to communicate with one another. एक दूसरे से बात करने के लिए ये हमारी मदद करती है। It helps us to communicate with one another. So please, साउंड का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। कैसे? Because it helps us to communicate with one another. Without sound, it's become very much difficult for us to communicate with other people living in this world. Okay? So साउंड के मेन आपको पता चल गया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहला सब टॉपिक जो इस चैप्टर में गिवन है, दैट इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये फैक्ट दिया हुआ है। आइए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। क्या है फैक्ट? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती। कैसे? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये एक पैन लटका हुआ है, ठीक है। इसने अपने हिसाब से एक हाइट पे पैन लटक लिया। ये एक स्टिक है। क्या है? स्टिक, ठीक है। मान लीजिए मैं ह्यूमन बीइंग खड़ी हूं, मैंने सामने एक पैन ले लिया। आपके घर में किचन में पैन होगा, ठीक है। पैन ले लिया एक स्टिक से, मैंने उसको स्टिक से बीट किया, मतलब मारा, ऐसे स्टिक से बीट किया। क्या होगा? आवाज आएगी, आवाज आएगी ना, टंग, ऐसे कोई आवाज आएगी। तो जब आवाज आएगी तो आप ध्यान से नोटिस करना कि जो पैन होगा ना वो हल्का हल्का ऐसे वाइब्रेट होगा, वो ऐसे हल्का हल्का हिलेगा। आप अगर जैसे ऐसे मारेंगे, टंग करके ऐसे मारेंगे, बीट करेंगे, तो क्या होगा? आपको एक वाइब्रेशंस फील होंगी। क्यों वाइब्रेशंस फील होंगी? क्योंकि आपने उसको बीट किया। जब आपने उसको बीट किया तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। आप क्या करो, आपने एक पैन हाथ में पकड़ा, ठीक है। हाथ में आप उसको पैन को पकड़ो, ठीक है। आप उसको बीट करो। जब आप बीट करोगे आपके हाथ में कुछ वाइब्रेशंस आपको नजर आएंगी, पैन थोड़ा हिलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रूफ करता है कि अगर किसी चीज में वाइब्रेशन ना हो तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। साउंड तभी प्रोड्यूस होती है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्कूल बेल जब बजती है तो आप कभी नोटिस करना कि क्या होता है, जैसे ही वो बेल उस पर बजती है तो क्या होता है, जो बेल का गोल सर्कुलर पोर्शन होता है वो वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। क्यों वाइब्रेट करता है? क्योंकि वाइब्रेट करेगा तभी उसमें से साउंड निकलेगी। उस पर एक
हल्की सी, जैसे आपने देखा होगा ना साइड से एक नोब सी निकली होती है, वो हल्की सी जब बेल पे बजती है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है, और जब वो वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। सो ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। आगे हम ये पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि साउंड हम ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये सोचिए, मेरे को ये चीज पता है कि साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ह्यूमन बींग्स भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आवाज में बात कर रही हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे अंदर ऐसा कौन सा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे अंदर कौन सा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, हमारे यहाँ पे कौन सा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हम ये पढ़ेंगे। तो साउंड ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम वो पढ़ेंगे। सो इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। ह्यूमन बींग्स में साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, वॉइस बॉक्स। हमारे यहाँ पे गॉड गिफ्टेड एक वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पे, जिसको आप लैरिंक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वॉइस बॉक्स बोल सकते हो या फिर लैरिंक्स। यहाँ लिखा हुआ है, ये लैरिंक्स लिखा, ये वॉइस बॉक्स लिखा। सो इन ह्यूमन बींग साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। अकेला वॉइस बॉक्स ही साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है ह्यूमन बींग्स में। वॉइस बॉक्स के साथ दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। वॉइस बॉक्स प्लस वोकल कॉर्ड्स, वॉइस बॉक्स के साथ ही वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी है, टीवी के साथ स्पीकर्स भी आते हैं, तो स्पीकर्स आपके साउंड को करते हैं ना, हेल्प करते हैं कि ताकि आपसे अच्छी वॉल्यूम, अच्छी साउंड आ सके। तो सिमिलरली, ठीक है, यहाँ आपका वॉइस बॉक्स होता है और उसके साथ ही दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। हर एक ह्यूमन बींग्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जिनकी वाइब्रेशंस की वजह से साउंड निकलती है। तो वॉइस बॉक्स के साथ दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। जब वो वाइब्रेट करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दो वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड रिलीज होती है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनकी लेंथ से डिसाइड होता है कि वॉइस कैसे निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेन में वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, तभी मेन की जो वॉइस होती है वो हैवी होती है। बॉयज की वॉइस आपने देखा होगा एज कंपेयर टू गर्ल्स काफी हैवी होती है। क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, वोकल कॉर्ड्स लंबे होते हैं। जितने वोकल कॉर्ड्स लंबे होंगे उतनी ही वॉइस हैवी होती जाएगी। सेकेंडली, फिर वुमेन्स की बात आती है, तो वुमेन्स में थोड़े से वो छोटे होते हैं वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी हाई पिच वॉल्यूम होती है या सॉफ्ट वॉइस होती है गर्ल्स की एज कंपेयर टू बॉयज, इतनी हैवी नहीं होती है। और चिल्ड्रन की सबसे छोटी होती है वोकल कॉर्ड्स, सबसे उनकी लेंथ छोटी होती है, तो क्या होता है कि उनकी वॉइस काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू बॉयज, गर्ल्स और मेन और वुमेन। ठीक है, तो आपको पता चला कि ह्यूमन बींग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बींग साउंड करते हैं प्रोड्यूस वॉइस बॉक्स की मदद से, प्लस वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ होते हैं, आप ये देखिए, यहाँ आपको कुछ एक थोड़ा सा हल्का सा अपवर्ड पोर्शन कुछ नजर आएगा। बॉयज में तो बिल्कुल बाहर को होता है। एडम्स एप्पल जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में पढ़ाया था, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में, तो उसमें ये एडम्स एप्पल जो निकला होता है वो मदद करता है। बट हेयर यहाँ पे क्या है, गर्ल्स का निकला नहीं होता, तो आप हल्का हल्का आपको फील होगा जब आप बोल रहे होंगे ना, तो यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। जब आप वाइब्रेशंस फील करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये वाइब्रेट हो रहा है, तभी हमारे बॉडी से साउंड रिलीज हो रही है। तो मैंने आपको ये बताया कि एक साउंड ह्यूमन बींग्स में कैसे प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स प्लस वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से। अब वोकल कॉर्ड की जितनी लेंथ होगी उतनी वॉइस हैवी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन मेन इट इज 20 mm लॉन्ग। याद रखेंगे, मेन के अंदर जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है दैट इज 20 mm लॉन्ग। 20 mm लॉन्ग होती है, दैट्स व्हाई मेन की जो वॉइस कौन सी होती है, इट्स हैवी। ठीक है, विमेन की में कौन सी कितनी लॉन्ग होती है, इट इज 15 mm लॉन्ग। ये 15 mm लंबी होती है, दैट्स व्हाई इट इज हाई पिच वॉल्यूम, आप इसे बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही हाई पिच होती है
बहुत ज़्यादा नहीं, प्लस सॉफ्ट, थोड़ी सॉफ्ट होती है लड़कियों की आवाज़ एज कम्पेयर टू बॉयज़। और चिल्ड्रन में इनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रखी, इट्स वेरी शॉर्ट लिखा हुआ है, बट आपको पता है चिल्ड्रन की बात वेरी सॉफ्ट होती है, वेरी वॉइस, जो उनकी वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने नीचे लिखा हुआ है वॉइसेस ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन देयर वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स की लेंथ पे डिपेंड करता है कि इंसान की वॉइस कैसी होगी। मेन में इट इज 20 mm लॉन्ग, वुमेन में इट इज 15 mm लॉन्ग एंड इन चिल्ड्रन इट इज वेरी शॉर्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, दैट इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए एक जरिए की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल भाषा में एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। हमारे पास मीडियम कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, 3 स्टेट्स होती है हमारे पास जिससे साउंड ट्रैवल कर सकती है। इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड में क्या है? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज़ अ टेबल। एक टेबल है ये। टेबल के एक एंड में आप अपने फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए। ठीक है, इस एंड पे मान लीजिए आपका फ्रेंड खड़ा, दूसरे एंड पे आप खड़े हो जाइए। टेबल है, टेबल पे अपना ऐसे कान लगा के खड़े हो जाइए, ऐसे ऐसे अपना कान लगा दीजिए। ठीक है, यहां से आपका फ्रेंड ऐसे नॉक करेगा, ये नॉक करेगा, तो आपको इजीली जब वो नॉक करेगा आपको कान में आवाज सुनाई देगी कि हाँ उसने नॉक किया। तो इट मीन्स ये टेबल क्या है? सॉलिड है। टेबल इज सॉलिड, टेबल इज सॉलिड। तो क्या प्रूव होता है? अगर टेबल सॉलिड है तो यस, सॉलिड से आवाज ट्रैवल करती है फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ आपका एक फ्रेंड खड़ा है, यहाँ आप खड़े हैं। आपने वो देखा होगा टॉय टेलीफोन, बचपन में आप बनाते होंगे, 2 ग्लासेस को जोड़ के बीच में स्ट्रिंग, ये ग्लासेस है। ठीक है, ये ग्लासेस है। एक ग्लास बच्चा अपने कान पे लगा लेता है, वो एक स्ट्रिंग से अटैच होता है, दूसरा फ्रेंड उधर से ऐसे करके बोलता है, उस दूसरे माउथ से वो दूसरे माउथ के जो ग्लास लगा होता है उससे वो बोलने की कोशिश करता है, तो वो पहले वाले को सुनाई दे जाता है। इट मीन्स ग्लास इज सॉलिड, तो सॉलिड से साउंड ट्रैवल हो रही है। ये तो फैक्ट प्रूव हो गया कि यस, सॉलिड साउंड में ट्रैवल करती है। आइए लिक्विड की बात करते हैं कि लिक्विड में साउंड कैसे ट्रैवल करती है। एक आप टब लीजिए, ठीक है, टब इज फुल ऑफ वाटर, ये वाटर है, टब इज फुल ऑफ वाटर। क्या करना है आपने? वाटर के अंदर बेल डालनी है, एक क्या डालनी है? बेल, घंटी। ठीक है, ऐसे आपने बेल डालनी है और स्लोली आपने जहां टब भरा हुआ है ना वहां पे अपना कान लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल टब यहाँ है, आपने ऐसे करके यहाँ अपने हाथ पे बीच में नीचे घंटी डाली और आपने अपना कान ऐसे लगा दिया। अब आप ऐसे ऐसे बेल को बजा रहे हो। जब आप बेल को बजा रहे हो आपको वॉइस सुनाई देगी, तो इट मीन्स साउंड ट्रेवल थ्रू लिक्विड ऑल्सो। ठीक है, सिमिलरली गैसेस का भी होता है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि यस, साउंड सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल करती है, साउंड लिक्विड के थ्रू भी ट्रैवल करती है और गैसेस के थ्रू भी। तो साउंड किस चीज से ट्रैवल नहीं करती? साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। वैक्यूम का मतलब है खाली जगह, जब बिल्कुल सब कुछ खाली हो, उधर ना एयर हो, ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैसेस हो, कुछ भी स्टेट ना हो, तो वहां साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। क्या लिखा है मैंने? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Sound can travel through solid, liquid and gases, but it cannot travel through vacuum. But it cannot travel through vacuum. Vacuum का मतलब है बिल्कुल खाली जगह, जहाँ पे ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैसेस है। तो क्या होगा वहां क्या होगा? वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। वैक्यूम से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि वैक्यूम से साउंड कैसे, क्यों ट्रैवल नहीं करती। आपने क्या करना है? एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक है, एग्जाम्पल 3। इसमें आपको गैस का भी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि साउंड गैसेस के थ्रू कैसे ट्रैवल करती है। आपने क्या करना है? एक
बीकर लेना है, उसमें एक मोबाइल फोन डाल देना है, मोबाइल फोन डाल देना है, ठीक है। और आप यहां खड़े हो, इसमें गैस है ना, गैस आपको दिखाई तो नहीं देती, मतलब एयर है, ठीक है। तो गैस है, एयर को क्या बोलते हो, गैस ही बोलते हो, ठीक है। इस बीकर में आपने मोबाइल फोन डाल दिया, ठीक है। अब यहां आपने अपने एक फ्रेंड को बोला कि तुम मुझे फोन कर इस नंबर पे, करेगा वो, फोन करेगा। तो आपको ये वॉइस सुनाई देगी, बेल जो रिंगटोन बजेगी ना, जो रिंगटोन बजेगी वो आपको सुनाई देगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इस बीकर को पूरा उठाना है। यहां तो आपको रिंगटोन सुनाई दे रही है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि गैसेस में, मतलब एयर में, क्योंकि एयर तो होगी ना हवा में, बंद तो किसी चीज से किया नहीं, बीकर है, बीकर के अंदर फोन डाल दिया है और हमें सुनाई दे रहा है। हवा है, इसके अंदर, बीकर के अंदर हवा जा रही है तो हमें सुनाई दे रहा है। इट मीन्स गैसेस में भी साउंड ट्रैवल करती है। अब हमने क्या करना है, ये पूरे बीकर को उठाना है, ठीक है। मोबाइल बीच में ही पड़ा रहने दो, उसको अपने मुंह से लगा लो, बीकर को बिल्कुल बिल्कुल अपने मुंह से लगा लो, ठीक है। और उसमें जितनी भी ऐसे ना, ऐसे हवा आपने खींच लेनी है, बीकर को ऐसे मुंह पे लगाना, हवा ऐसे खींच लेनी है। अब अपने फ्रेंड को बोलना कॉल करो, मतलब उससे इशारे से बोलना मत, इशारे से बोलना कि कॉल कर। आपको क्या होगा, जो साउंड पहले आ रही थी ना वो थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी क्या, बहुत हल्की हो जाएगी, फेंटर, साउंड बहुत फेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब एयर सक की तो क्या हुआ, आपने गैस सारी निकाल ली, उसमें हल्का हल्का वैक्यूम आने लगा। जब आपने गैस सारी निकाल दी, उसमें खालीपन आने लगा, जो गैस आपने ऐसे सक करी तो क्या हुआ, उसमें वैक्यूम आ गया, गैस ही थी ना सिर्फ, उसमें कोई पानी पूनी कुछ नहीं था, कोई सॉलिड नहीं था, ठीक है। तो गैस थी, वो गैस आपने अपने अंदर ले ली तो वैक्यूम आ गया, गैस अपने अपनी जगह आपने अपने अंदर ले ली तो गैस की जगह खाली छूट गई, उसकी जगह पे खालीपन आ गया। तो साउंड की आवाज थोड़ी कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि वैक्यूम आ गया। तो आपको ये चीज समझ में आई कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। आई होप ये कंसेप्ट आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर, या फिर नेक्स्ट सब टॉपिक भी आप इसे बोल सकते हैं, दैट इज वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ऑब्वियसली इट इज़ नॉर्मल कि जो हम साउंड सुनते हैं वो अपने कानों से सुनते हैं, बट कैसे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि कैसे, हमारे कानों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें सुनने पे मजबूर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होती है, दैट इज फ्रॉम दी विद द हेल्प ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड विद द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड्स हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। बट हम उस साउंड को सुनते कैसे हैं, ईयर्स से। बट ईयर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है सुनने में, वो हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। देखिए, साउंड एंटर्स इन द ईयर, साउंड हमारे कानों में डलती है, क्या होता है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट दी, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल, एक कैनाल होती है लंबी सी, ये उससे ट्रैवल करती है, साउंड ट्रैवल करती है। एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक पर्दा सा होता है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, थिन मतलब बहुत ही पतला, एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है एट द एंड ऑफ द कैनाल। यहाँ से साउंड एंटर करेगी, साउंड जाएगी, एक कैनाल होगी, साउंड उस कैनाल से पास करेगी, फिर एक पर्दा टाइप, या फिर आप एक बोल सकते हो एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, दैट्स कॉल्ड द ईयर ड्रम। जो एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, उस पर्दे को क्या बोलेंगे आप, उस पर्दे को बोलेंगे, या फिर उस थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को आप बोलोगे, दैट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है, जब वो वॉइस कैनाल से ट्रैवल होके ईयर ड्रम पे पड़ती है तो क्या होता है, ईयर ड्रम में सेंसेस होती हैं, वाइब्रेशंस फील होती हैं ईयर ड्रम को, वो वाइब्रेशंस सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को। ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस फील होती हैं, वो भेजती है ब्रेन को सिग्नल कि हाँ हमें आवाज सुनाई दे रही है, और ऐसे आप चीजों को सुन पाते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ हियरिंग कंप्लीट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है, साउंड हमारे कानों में डलती है, कैनाल से ट्रैवल करती है, एक पर्दे पे गिरती है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, या फिर आप थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे डलती है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम को वाइब्रेशंस फील होती हैं,
ठीक है, कोई चीज एक चीज पे पड़ रही है तो वाइब्रेशंस फील होंगी, उस वाइब्रेशन से क्या होता है, वो वाइब्रेशंस वो दिमाग को भेजता है, ब्रेन को भेजता है, तो ब्रेन को पता चलता है यस यहाँ वाइब्रेशंस हो रही है, इट मीन्स सुनने का काम अब शुरू करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये क्विक, इतने सेकंड्स में क्विक काम होता है कि हम तभी जवाब दे पाते हैं। तो यहाँ हमारा प्रोसेस ऑफ हियरिंग होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम चीजों को कैसे सुन पाते हैं। आगे आपकी बुक में कुछ टर्म दी गिवन है, दैट इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। आइए इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा टू एंड फ्रो मोशन। जिनको टू एंड फ्रो मोशन का नहीं पता उसको मैं बता रही हूँ। आपने कभी पेंडुलम देखा है? पेंडुलम होता है ना, ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन है। जब ये आगे को जाएगा तो टू मोशन, जब ये पीछे को आएगा तो फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है इस टाइम पे। ये पेन मान लीजिए पेंडुलम है, ये टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन, TO&FRO, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको आप क्या बोलेंगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है। क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही होगी तो इसमें मार रही हूँ तो आपको एक वॉइस आ रही है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है तभी वॉइस आ रही है। हमने सबसे पहला फैक्ट यही पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, विद द हेल्प ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इट मीन्स इट इज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, पकड़ रही हूँ तो वाइब्रेट कर रहा है और साउंड निकल रही है। जब साउंड निकल रही है ये टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। आप देखिए पीछे जाता है फिर अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो इट्स टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको आप क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। ठीक है, बट ये जो मोशन चल रहा है इसको आप क्या बोलोगे? ये तो आपको समझ में आ गया, आगे जाना और पीछे आना, इसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेट, कि ये वाइब्रेट कर रहा है। बट इस मोशन को क्या बोलोगे? इस मोशन को, मतलब एक होता है ना रेस्ट मोशन है, वॉकिंग मोशन है, इसको आप टू एंड फ्रो मोशन नहीं बोल सकते। इसकी एक्चुअल टर्म है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा आप इसको टर्म दोगे? ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई चीज आगे जाए और पीछे को आए, फिर आगे जाए फिर पीछे को आए, और वो उसको आप वाइब्रेशन, आप इसे बोल सकते हो इट इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी। और इस मोशन को आप क्या नाम दोगे? ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी वर्ड था ना यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मतलब मान लीजिए ये जो मोशन आगे पीछे जाने का ये ऑसिलेशन शो कर रहा है। जो जितनी भी ऑसिलेशंस होंगी पर सेकेंड वो क्या कहलाएंगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। क्या कहलाएंगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? हर्ट्ज में। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? हर्ट्ज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, उसने 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड में शो करी, तो आप उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या निकालोगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो एक ऑब्जेक्ट ने 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड शो करी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन क्या हुई? दैट इज 20। और हर्ट्ज, हर्ट्ज इसके यूनिट है, मतलब 20 के साथ हर्ट्ज लगेगा, HZ, कैपिटल H स्मॉल z। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस की जाती है, मतलब किस में नापी जाती है? फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। आप केले लेने जाते हो, ये तो नहीं बोलते ना सर 1 लीटर केले कर दो, 1 दर्जन केले कर दो, 1 डजन केले कर दो, आप ऐसे बोलते हो। आप दूध लेने जाते हो, ये तो नहीं बोलते 1 किलो दूध कर दो, 1 लीटर दूध। ठीक है, दूध लीटर में काउंट होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो डजन में काउंट होते हैं, किलोज में काउंट होते हैं। तो सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी किस में काउंट होती है? हर्ट्ज में। और मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 ऑसिलेशंस शो कर रहा है पर सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 20 हर्ट्ज। क्या हुई? 20 हर्ट्ज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर, बट नेक्स्ट फैक्ट बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप
ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये एक बच्चे की आवाज़ है या फिर ये एक अडल्ट की आवाज़ है। सोचिए कि एक बच्चे की आवाज़ हमें पता चल जाती है कि हाँ ये एक छोटे बच्चे की आवाज़ है, और हमें ये भी पता चल जाता है अगर हमें कोई बड़ा फ़ोन कर रहा है या हमारे सामने कोई बड़ा बोल रहा है, या फिर आपको नहीं पता कि ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड पे कौन इंसान है जो हमसे बात कर रहा है, स्टिल हम एक आइडिया कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा नहीं हो सकता, ये किसी अडल्ट इंसान की आवाज़ है। कैसे? With the help of these two factors, that is amplitude and frequency. एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की मदद से आप ये जान सकते हैं कि दूसरी साइड पे जो आवाज़ है क्या वो बच्चे की है, या वो किसी अडल्ट की है, या वो किसी अडल्ट मैन की है या अडल्ट वुमेन की है। ठीक है, इन दो फैक्टर्स की वजह से हमें ये चीज़ पता चलती है कि दूसरी साइड पे जो आवाज़ है क्या वो एक अडल्ट मैन की है, अडल्ट वुमेन की है, या किसी बेबी की है या चाइल्ड की है। ठीक है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। Loudness of a sound depend upon its amplitude. Loudness of a sound depend upon its amplitude. आवाज कितनी ऊंची है, ठीक है, उसका किसे पता चलता है? एम्पलीट्यूड की वजह से। सो लाउडनेस ये एक फैक्ट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। दैट इज लाउडनेस ऑफ ए साउंड। किसी आवाज की लाउडनेस कैसे पता चलती है? उस डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड हाई है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आवाज कैसे ट्रैवल कर रही है, वेव में, कौन सी वेव में ट्रैवल कर रही है। अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो साउंड भी लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो साउंड भी लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड कौन सी होगी? फीबल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एज अ किड इतना ऊंचा नहीं बोल पाते एज कम्पेयर टू आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ज्यादा ऊंचा बोल सकते हैं एज कम्पेयर, अगर हम चिल्ड्रन से अपना कंपैरिजन करें। तो जब बच्चे की बात होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा क्योंकि वो ऊंचा बोल नहीं पा रहा। एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड कैसी होगी? फीबल होगी, मतलब थोड़ी लो वॉल्यूम की होगी। एज कम्पेयर अगर एम्पलीट्यूड हाई है, अब हमारा एम्पलीट्यूड हाई है, हम जितना मर्जी ऊंचा बोल सकते हैं, इट मीन्स हमारी साउंड कैसी होगी? लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड हाई तो साउंड लाउड, अगर एम्पलीट्यूड लो तो साउंड लो और साउंड फीबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एम्पलीट्यूड कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? लाउडनेस पे, आवाज की लाउडनेस पे हमें पता चलता है कि अगर आवाज ऊंची है तो इट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड हाई है, अगर आवाज कम है तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी का मैं आपको आगे पहले भी बता चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस श्रिलनेस और पिच। लाउडनेस इज अनदर थिंग, श्रिलनेस और पिच इज अनदर थिंग। कईयों की आवाज तो बहुत तीखी होती है, वो डायरेक्ट कान में लगती है। लाउडनेस, कईयों की आवाज बहुत ऊंची होती है, ऊंचापन इज डिफरेंट, बट कईयों की आवाज इतनी तीखी होती है कि यार प्लीज बंद कर। जैसे कोई बच्चा अगर रो रहा होता है तो कितनी हाई श्रिल वाली आवाज होती है, उसकी आवाज कहती है कि प्लीज तू चुप हो जा। ठीक है, तो वो कैसे? वो फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिटरमाइन करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो साउंड कैसी होगी? श्रिल और हायर पिच। मतलब एक छोटे बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा होती है और एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई तो इट्स हाई पिच वॉल्यूम। देखिए, लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच। हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कैसी होगी? श्रिल और हायर। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो साउंड कैसी होगी? लो पिच। तो अगर लाउडनेस आ गया, आपसे किसी ने पूछा अगर किसी इंसान का लाउड वॉल्यूम है तो आप उसको क्या बोलोगे? इसका एम्पलीट्यूड हाई है या लो है? आप बोलोगे एम्पलीट्यूड हाई है। अगर किसी इंसान की फ्रीक्वेंसी लो है तो आप इसको क्या बोलोगे? इसकी जो इसका श्रिलनेस है और पिच है वो हाई है लो है? फ्रीक्वेंसी लो तो श्रिलनेस और पिच लो। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो ड्रम है, ड्रम आप कभी ऐसे बजाओ तो क्या होता है? ढोम, ऐसी आवाज आती है ना, ढोम। ठीक है, ऐसी आवाज तो नहीं आती ना, पतली आवाज तो नहीं आती।
एक हैवी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि एक वो लो फ्रीक्वेंसी से बज रहा है। जब वो लो फ्रीक्वेंसी से बज रहा है तो वो लो पिच साउंड देगा। विसल की बात करते हैं, जब आप एक सीटी बजाते हो तो कैसी आवाज आती है? काफी, आई एम अनेबल टू ब्लो अ विसल, बट जब आप एक सीटी बजाते हो तो क्या होता है कि एक आवाज काफी हाई टोन की आवाज आ जाती है, हाई पिच की आवाज आती है, एक तीखी सी आवाज आती है ना, एज कंपेयर टू ड्रम। ड्रम में तो काफी हैवी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी का है तो लो पिच साउंड देगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच आवाज देगी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर हमें किसी ने पूछा कि किसी इंसान की आवाज लाउड है तो आप उसका एम्पलीट्यूड पहले आपसे पूछा जाएगा। लाउड जब वर्ड आ गया ना तो आपसे एम्पलीट्यूड ही हमेशा पूछा जाएगा। लाउड है तो एम्पलीट्यूड हाई, नो लाउड नो एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि किसी इंसान की ना हाई श्रिल्ड वॉइस है, हाई पिच वॉइस है। जब आपने हाई पिच या हाई श्रिल सुना तो आपके दिमाग में फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी हाई श्रिल, हाई फ्रीक्वेंसी, लो श्रिल, लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं? ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो हम इजीली सुन सकते हैं कानों से, और इनऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो हम सुन नहीं सकते अपने कानों से। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जो हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। हमारे कान के जो ईयर ड्रम है वो इतनी हाई वॉल्यूम में, इतनी लो वॉल्यूम नहीं सुन पाते। कुछ ऐसी साउंड्स होती है, उन साउंड्स को क्या बोलेंगे? उन साउंड्स को बोलेंगे इनऑडिबल साउंड्स। ऐसी साउंड्स जो हम अपने कानों से ना सुन सके उनको बोलेंगे इनऑडिबल साउंड्स, और ऐसी साउंड्स जो हम अपने कानों से सुन सके उनको बोलेंगे ऑडिबल साउंड्स। सो ह्यूमन ईयर की क्या रेंज है कि वो जो आवाज सुन सके? दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऐसी साउंड जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आए उसको ह्यूमन ईयर आराम से सुन सकते हैं। ऐसी साउंड जो 20 हर्ट्ज, मैंने आपको बताया था हर्ट्ज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ऐसी कोई आवाज जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो तो वो आवाजें हम सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतने से इतने बीच में आती हो, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऐसी आवाज हमारे लिए क्या है? ऑडिबल साउंड्स। बट ऐसी आवाज जो 20 हर्ट्ज से कम है और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20 हर्ट्ज से कम है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो वो हमारे लिए कौन सी साउंड्स हो जाती है? इनऑडिबल। मान लीजिए कोई 19 हर्ट्ज की साउंड है तो आप नहीं सुन पाओगे उसे, और मान लीजिए कोई 21,000 हर्ट्ज की आवाज है, आप उसे भी नहीं सुन पाओगे। मतलब जो आवाज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है जिसकी फ्रीक्वेंसी, वो आप अपने कानों से सुन सकते हो। अगर कोई 19 हर्ट्ज की भी आवाज आ गई ना तो आप वो नहीं सुन पाओगे, और अगर कोई 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर 21,000 हर्ट्ज की आवाज आ गई तो वो भी आप नहीं सुन पाओगे। सो ह्यूमन ईयर की क्या रेंज है कि कितनी आवाज तक वो सुन सकता है? दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और इनऑडिबल साउंड्स कौन सी हुई? लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज, वो हम आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज इनऑडिबल साउंड्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं नॉइज एंड म्यूजिक की कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। नॉइज और म्यूजिक, नॉइज का मतलब होता है शोर, और म्यूजिक ऐसी आवाज होती है जो हमें सुनने में आराम देती है। शोर आपको कभी आराम देगा? कभी भी नहीं देगा। तो नॉइज और म्यूजिक में यही फर्क है। नॉइज, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास को मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आपको इतनी वो आवाज अच्छी नहीं लगती, वो आपके लिए नॉइज है। ठीक है, और मान लीजिए कोई आपके सामने, मान लीजिए कोई बड़ा अच्छा फेमस सिंगर गा रहा है, कोई म्यूजिक गा रहा है, तो आपको वो आवाज अच्छी लगेगी, दैट इज म्यूजिक फॉर यू। सो अनप्लेजेंट वॉइसेस आर कॉल्ड एज नॉइज और प्लेजेंट वॉइसेस आर कॉल्ड एज म्यूजिक। सो नॉइज आपके लिए क्या है?
अनप्लीजेंट साउंड, ऐसी साउंड जो आपको पसंद नहीं है, जो किसी को भी पसंद नहीं आती, दैट इज नॉइस। और ऐसी वॉइस जो सबको पसंद आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई म्यूजिक मैं यहाँ लगा दूं तो सबको पसंद आएगा, पर अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन साइट का कोई मतलब नॉइस लगा दूं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आवाजें आती है, तो वो दैट इज नॉइस। ठीक है, सो अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड एज नॉइस और प्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड एज म्यूजिक। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? साउंड्स ऑफ व्हीकल्स की साउंड्स नॉइज पोल्यूशन करती हैं। नॉइज पोल्यूशन होता है ध्वनि का प्रदूषण, समथिंग, ध्वनि प्रदूषण ऐसे बोलते हैं हिंदी में। सो व्हीकल्स की साउंड, कोई आपने देखा होगा व्हीकल बहुत, जब उसको ऑन करते हैं बड़ी गंदी सी आवाज आती है, तो साउंड्स ऑफ व्हीकल। बर्स्टिंग क्रैकर्स आप बर्स्ट करते हो तो कितनी ज्यादा आवाज आती है, दैट ऑल्सो क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। तभी आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट दिवाली पे क्रैकर्स को कुछ टाइम के लिए ही ऑन करती है कि आप 8 to 10 के स्लॉट में ही आप क्रैकर्स जलाएं, उसके बाद प्लीज मत जलाएं। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉइज से काफी दिक्कत होती है, और काफी ज्यादा, मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितनी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसकी वजह से? नॉइज की वजह से। जो क्रैकर्स हम जलाते हैं, या जो व्हीकल्स बहुत ज्यादा साउंड करते हैं, या फिर ऐसी कुछ मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं जो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करती हैं जब वो चलती हैं। ठीक है, और लाउड स्पीकर्स, आपने देखा होगा लाउड स्पीकर्स काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। लिसनिंग टीवी एंड रेडियो ऑन हाई वॉल्यूम, आप हाई वॉल्यूम पे टीवी एंड रेडियो चला रहे हो, दैट्स ऑल्सो क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन। आप उतना ही चलाइए जितना आपको कमरे में एक जरूरत है। कई लोग बहुत ऊंची वॉइस लगा के डांस शुरू कर देते हैं या कुछ शुरू कर देते हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। आपको एंजॉय आ रहा है, दैट इज गुड फॉर यू, बट लेकिन दैट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, दैट्स नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सो आपको नॉइज पोल्यूशन का ध्यान रखना है। किन किन चीज़ों से नॉइज पोल्यूशन होता है वो मैं आपको रीजंस बता चुकी हूँ। जो व्हीकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, मशीन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, एंड हम टीवी एंड रेडियो ऊंची आवाज़ में सुनते हैं, लाउड स्पीकर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। तो इन सब से लोगों को दिक्कतें होती हैं, लोगों को डिजीज हो जाते हैं। हम आगे वही पढ़ेंगे, हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कि क्या क्या हार्म होते हैं लोगों को, क्या होते हैं? लैक ऑफ स्लीप, अब बाहर आवाजें चल रही होंगी तो कैसे इंसान को नींद आएगी? नहीं आएगी ना। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि 10 o'clock के बाद कोई लाउड स्पीकर, 10:30 के बाद कोई लाउड स्पीकर्स या कोई डीजेस वगैरह नहीं बजेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को सोने में दिक्कत आती है। अगर लोगों की नींद पूरी नहीं होगी, इट विल लीड टू मेनी डिजीजेस। ठीक है, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली हाई बीपी लोगों को एडवाइस किया जाता है कि प्लीज़ आप थोड़ा काम रहिए, आप थोड़ी काम सिचुएशंस में रहिए, ऐसी जगह रहिए जहाँ पे ज़्यादा शोर ना आए। क्यों? क्योंकि नॉइज पोल्यूशन क्या लीड करता है? दैट इज हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ठीक है, एंग्जाइटी, लोगों को एंग्जाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। कई बार लोग इतना ज़्यादा वॉइस सुन लेते हैं कि लोगों को शांति चाहिए होती है। ठीक है, टेम्परेरी इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। ऑब्वियसली आप जैसे आपके आसपास अगर एकदम कोई क्रैकर बर्स्ट करे तो क्या होता है, 2 मिनट सन सा रहता है ना कान के अंदर, दैट्स कॉल्ड टेम्परेरी इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। और भी बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कईयों को नॉइज पोल्यूशन से हार्ट अटैक भी आ जाता है। दैट्स वेरी रॉन्ग। तो ये हमारे पार्ट पे गलत है कि हम नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम नॉइज पोल्यूशन को थोड़ा कम करने में, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कम हो सकता है ये चीज़, बट हाँ हम अपने एंड पे कोशिश कर सकते हैं ताकि हम कम नॉइज पोल्यूट करें। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन करें। और क्या मेजर्स हो सकते हैं? मेजर्स आपकी बुक में गिवन है, दैट इज आप जितना हो सके ट्रीज उगाइए। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसा एरिया जो कि जो ज़्यादा नॉइज क्रिएट करता है उसको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखें। रेजिडेंशियल एरिया में लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, पार्टीज एंड फंक्शंस में थोड़ा लो वॉल्यूम पे आप इंजॉय कीजिए। दीज आर ऑल द थिंग्स जिससे हम कर सकते हैं, जिससे हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म, साउंड चैप्टर नंबर 13। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 12 तक की वीडियोस डाली हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव रिप्लाई टू यू। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।